हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाए गए बायोलॉजी विषय के चैप्टर नंबर 2 यानी स्टडी ऑफ टिश्यू का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक विज्ञान अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो हाँ, उत्तक कहते हैं, सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाए जाते हैं। ये गलत है। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 3, पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरों में बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि पौधों में कोई गति नहीं होता है जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचलन करते हैं। ये सही है। हाँ, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। हाँ, ये भी सही है। जंतु तथा पौधों के अंतर्गत अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 4, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था मेयर ने। किसने किया था? तो मेयर ने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं, उत्तक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 तथा 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 7, पादपों में विभाज्योत्की उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादपों में विभाज्योत्की उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाज्योत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाज्योत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। यही सही नहीं है। प्रश्न नंबर 9, शीर्षस्थ विभाज्योत्की उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 10, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है लंबाई में वृद्धि के लिए। लंबाई में वृद्धि के लिए वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शीर्षस्थ विभाज्योत्की। ऑप्शन नंबर ए। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पार्श्व विभाज्योत्की का। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो कैम्बियम
किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? किसी पौधों के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभाजोत्की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजोत्की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 16। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो इनमें क्या नहीं होता है? कैम्बियम। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं? ए और सी दोनों, यानी शीर्षस्थ विभाजोत्की, अंतर्वेशी विभाजोत्की। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजोत्की द्वारा होता है? संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजोत्की द्वारा होता है? पार्श्व विभाजोत्की। प्रश्न नंबर 19। मृदु ऊतक पैरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक हैं? पैरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक हैं? सरल ऊतक हैं, यानी सिंपल टिश्यू। निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदु कोशिका और स्थूल कोशिका, ए और बी दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? वायु ऊतक कौन से पौधे में पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट्स से पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स जो जल में उगते हैं पौधे, इसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायु ऊतक के कारण। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अल्गिनी स्थूलंगन पाए जाते हैं? कोलेनकाइमा। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाए जाते हैं? स्थूलकोण ऊतक। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है। स्थूलकोण ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में भी उपस्थित नहीं रहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? स्थूलकोण ऊतक जड़ में नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ ऊतक। प्रश्न नंबर 29। पौधों के कुछ भाग मुड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है? दृढ़ोतक, यानी दृढ़ ऊतक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो दृढ़ ऊतक की। ऑप्शन नंबर डी। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के कारण, किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? तो दृढ़ ऊतक। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में जमा रहता है।
व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं गोलाकार होती है। दृढ़ कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदुतक कोशिकाओं में से निर्मित होती है। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? ए और सी दोनों में, यानी विभाज्योतकी और दृढ़ ऊतक में नहीं पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य पाए जाते हैं। विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। नमी के अवशोषण के लिए किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं? अधिपादप मूल। अधिपादप मूल में। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों से। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो अधिचर्म कहते हैं। इपीडर्मिस। इपीडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाला पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जलहानि को रोकता है? पौधों में जलहानि को रोकता है। क्यूटिकल। क्यूटिकल। त्वचाजन ऊतक शीर्षस्थ विभाज्योतकी से बनता है या निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? तो किसमें विकसित होता है? बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में। पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स। पौधे के अंतः त्वचा इंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते इसको? बाह्य त्वचा नहीं। बाह्य त्वचा नहीं कहते हैं। पृथ्वी नहीं कहते हैं। परिरंभ कहते हैं। परिरंभ। पेरिसाइकिल। कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है। यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीठ किरणें। ऑप्शन डी। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। पौधों के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य हैं भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है?
निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इडियोप्लास्ट वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायकोलेटरल। और ये संवहन बंडल रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में, पौधों के स्टील परत में शामिल होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। परिरंभ, संवहन, पुल तथा मज्जा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलय की गिनती करके। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है। वसंत काष्ठ तथा शरत काष्ठ दोनों। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःआरंभीय रेखा की। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? अगर अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो 50 वर्ष ही होगी। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है क्योंकि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि जलवायु विभिन्नता पाई जाती है। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, सारिल। इनमें सभी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। हाँ, सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती हैं। हाँ, यह भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी? यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है तो जहां हम लगाएंगे कील ना वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। ये 7 फीट पर आ जाएगा। जटिल उत्तक बना होता है। भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। चालनी नालिका तथा सह कोशिका पाई जाती है। फ्लोएम उत्तक में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभा ज्योतिकी से। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? सिव ट्यूब। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होता है। क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? जाइलम का कौन सा तत्व
मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है। ए और बी दोनों वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? बास्ट तंतु। बास्ट तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका। चालनी नलिका। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। सहकोशिका। सहकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। जाइलम। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलयन परत बन जाने से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? उपकला। एपिथेलियल। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो उपकला ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अंगों को विसरण, स्त्रवन तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है एपिथेलियम। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है सल्की एपिथेलियम। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं में रंसाकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? स्तंभाकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। नहीं, गलत है। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। कौन सा कथन सही? दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी। सल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य है। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उनका कार्य है सुरक्षा करना, यानी प्रोटेक्ट करना। पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोलर। एरियोलर। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म कर रखने हेतु उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसमय ऊतक। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसमय ऊतक का। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है?
असंयोजी ऊतक। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? निम्नलिखित में ऊतक कौन है? रुधिर एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? लसिका। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? अस्थि, उपास्थि और लिगामेंट, इनमें से सभी को सभी जो है ना संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वह समय ऊतक। श्वेत तथा पीला तंतु यानी व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है, टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है, लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से, पीला तंतुमय ऊतक से लिगामेंट। और टेंडन बोला जाएगा तो श्वेत तंतुमय ऊतक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। सही है ये। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 105, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। लाइक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? लाइक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। किस ऊतक से तलवे खुर तथा सींग बने होते हैं? किस ऊतक से तलवे खुर तथा सींग बने होते हैं? केराटिन, केराटिन। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है अस्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। निम्नलिखित में कौन पलीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? जलावत संयोजी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंखों के पलक पर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि चर्म में वसा ऊतक की कमी हो जाती है, मतलब चमड़े में वसा ऊतक की कमी हो जाने के कारण शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु है भ्रूणीय संयोजी ऊतक, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है हैवर्सियन तंत्र? स्तनियों के अस्थियों में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किसमें भाग लेती है? एलर्जी प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन प्रोटीन। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है।
संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। कोलेजन। प्रश्न नंबर 121। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल है उपास्थि। क्या है? उपास्थि। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है। शारीरिक गति मतलब होता है गति के लिए जिम्मेदार कौन सा ऊतक है? तो ये हो जाएगा पेशी ऊतक। शारीरिक गति के लिए उत्तरदायी होता है पेशी ऊतक। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है ना पेशी ऊतक में पाया जाता है। और पेशी ऊतक जो होता है गति के लिए आवश्यक है, मनुष्य की गति, जिससे हम चल फिर सकते हैं। अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? तो वो ऊतक हैं पेशी ऊतक। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है आरेखित पेशी। आरेखित पेशी। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदयक पेशी में। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? रेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? अरेखित पेशी। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक पेशी, जो हृदय का पेशी होता है, क्योंकि हृदय कभी आराम नहीं करता है। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का। संवेदना का प्रचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका की कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। रैनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? न्यूरॉन कोशिकाओं में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। फ्रेंड्स, सेशन को समाप्त करते हैं।